जय हिंद दोस्तों आज हम एक बड़ा ही मजेदार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है। सबसे पहले ये जानते हैं दोस्तों कि इन दोनों थ्योरम्स को पढ़ने की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना तो सीखा होगा। ठीक है ना। उसमें हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो कहाँ से पास होता था, हमारा जो बॉडी दे रखी थी उसके सेंटर ऑफ मास से पास होता था, है ना। आपको याद होगा, चाहे हमने डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, चाहे हमारा जो स्फीयर है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किया, चाहे हमारा जो कोण है, ठीक है, कोण के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, चाहे हमारी कोई रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर प्लेट है उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। उन सभी के अंदर हमारा जो रोटेशन एक्सिस था वो उनके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा था। ठीक है ना। तो हम बड़े ही आसानी से उनका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम बता सकते थे। ठीक है। परंतु अभी हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में ये आपकी कोई डिस्क है या स्फीयर है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा रोटेशन एक्सिस है, जैसे एक तो रोटेशन एक्सिस है जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और एक उसको स्पर्श करते हुए यानी कि एक टेंजेंशियल लाइन है। ठीक है। तो वहां से एक रोटेशन एक्सिस पास हो रहा है। तो यहाँ पर जो अपना सेकंड जो रोटेशन एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है। जैसे सेकंड केस आपको दे रखा है, उसके अंदर हमारे पास में कोई एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के किसी किनारे से हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो पास हो रही हो। ठीक है। जैसे आपके सामने थर्ड केस है, उसके अंदर हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रहा है, वो उसके जो अपना रेक्टेंगुलर प्लेट है उसके समतल में से पास हो रहा है। ठीक है ना। तो इन रोटेशन एक्सिस के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उनको सोल्व करने के लिए हम हेल्प लेते हैं हमारे जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। ठीक है। अब जरा मुझे ये बताइए कि हमारा यहाँ पर जो ये फर्स्ट जो रोटेशन एक्सिस है, ठीक है, और जो सेकंड जो रोटेशन एक्सिस है वो एक दूसरे के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो आप देख के कहोगे कि ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है। तो ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम कौन सी थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम करेंगे। यहाँ पर आप सेकंड केस भी देख रहे हो, तो यहाँ पर भी हमारी जो दोनों रोटेशन एक्सिस है, ये आपका फर्स्ट रोटेशन एक्सिस है और ये सेकंड रोटेशन एक्सिस है, वो भी एक दूसरे के समानांतर है। तो यहाँ भी हम किसकी हेल्प लेंगे, हम हेल्प लेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। परंतु आप थर्ड केस में देखोगे तो हमारा जो फर्स्ट जो रोटेशन एक्सिस है और जो सेकंड जो रोटेशन एक्सिस है वो एक दूसरे के साथ क्या एंगल बना रही है। आप कहोगे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, हम लेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। ठीक है ना। तो दोनों को वन बाय वन हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी एक रिजिड बॉडी है। ठीक है। ये हमारी रिजिड बॉडी है और कोई भी एक रोटेशन एक्सिस है जो कि पास हो रहा है कहाँ से, हमारा इस रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास से। ये सेंटर ऑफ मास से कोई भी एक रिजिड बॉडी पास हो रही है। ठीक है। तो इस रोटेशन एक्सिस के रिस्पेक्ट के अंदर हमारी इस रिजिड बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जो जड़त्व आघूर्ण है वो किसके बराबर होगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किसके बराबर आएगा, आई सी। ठीक है। आपको रिजिड बॉडी है वो अलग अलग तरह की दी जा सकती है, जैसे कि कोन दे दिया, आपको स्फीयर दे दिया, चाहे वो सॉलिड हो, होलो हो, कोई क्यूब दे रखा हो, किसी तरह का हो। अगर उसके सेंटर ऑफ मास से कोई भी एक रोटेशन एक्सिस पास हो रहा है तो हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं। ठीक है। अब एक आपको एक्सिस और दे दिया। ठीक है। एक एक्सिस कौन सा और दे रखा है, मान लेते हैं ये रहा। और ये दूसरा जो एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रहा है, हमारा जो सेंटर ऑफ मास से जो पास होने वाला जो एक्सिस है उससे किसी दूरी पर मौजूद है और वो दूरी मान लेते हैं ये डी दूरी है। ठीक है। तो इस डी दूरी पर जो हमारा ये जो रोटेशन एक्सिस है, ये सेकंड जो रोटेशन एक्सिस है, इसके रिस्पेक्ट के अंदर हमारा इस रिजिड बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर होगा। मान लेते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो इस आई की वैल्यू किसके बराबर आएगी, आई की वैल्यू बराबर आएगी आई इक्वल्स टू हमारा जो सेंटर ऑफ मास से जो रोटेशन एक्सिस पास हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि किसके बराबर है, आई सी के बराबर। ठीक है। इस जो अपना रिजिड बॉडी है उसका मास किसके बराबर है, मास आप कह रहे हो कैपिटल एम के बराबर। ठीक है। दोनों रोटेशन एक्सिस के मध्य दूरी कितनी है, आप कह रहे हो डी है। तो ये किसके बराबर आएगा, एम डी स्क्वायर के बराबर। ठीक है। तो बड़े ही आसानी से हम बता सकते हैं। ठीक है। तो अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पर एम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके मास को। ठीक है। डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी रिप्रेजेंट कर रहा है जिस रोटेशन एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है उस एक्सिस की हमारा सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस क्या है। ठीक है। इसके अलावा जो आईसी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आईसी रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास से जो पास होने वाली जो रोटेशन एक्सिस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है। कि जो हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो वैलिड है ऑल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर ऑल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो वन डायमेंशनल है,
टू डायमेंशन है, ठीक है, या थ्री डायमेंशन है, तीनों के लिए एप्लीकेबल होगी। अब वन डायमेंशन में क्या हो गया कि कोई भी एक छड़ है जैसे, ठीक है, ये आपकी एक छड़ है। अब इसमें रोटेशन एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है? रोटेशन एक्सिस पास हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसी के समानांतर आपको दूसरी कोई एक्सिस दे दी जाए, ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से वन डायमेंशन प्रॉब्लम के लिए ये हमारा जो थ्योरम है वो एप्लीकेबल होगी, ठीक है। टू डायमेंशन के अंदर जैसे आपके पास में कोई भी एक आ गया, डिस्क आ गई, कोई रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लेट आ गई, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो, जैसे कि आपको फर्स्ट रोटेशन एक्सिस है वो दे रखा हो ये वाला, ठीक है। दूसरा जो रोटेशन एक्सिस है वो आपको फाइंड करना है जिसके रिस्पेक्ट के अंदर वो यहाँ से पास हो रहा हो, ठीक है। तो दोनों के रिस्पेक्ट के अंदर आप बता सकते हो, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या है वो भी थोड़ी देर में अपने सीख लेंगे, ठीक है। थर्ड टाइप का जैसे ऑब्जेक्ट आपका हो गया स्फेयर। एक स्फेयर के अंदर इसके सेंटर से पास होने वाला कोई भी एक रोटेशन एक्सिस है, जैसे कि यहाँ से, ठीक है। इसी प्रकार से एक दूसरा रोटेशन एक्सिस और आपसे बता दिया जाएगा, जैसे इसकी स्पर्श रेखा से पास हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी तरह की कोई भी बॉडी क्यों ना हो, चाहे वन डायमेंशन में हो, चाहे टू डायमेंशन में हो, चाहे थ्री डायमेंशन में हो, हम बड़े ही आसानी से इस थ्योरम की हेल्प से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नोट लगाकर आपको लिखनी है और उसको याद रखना है कि जो हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो हमेशा एप्लीकेबल होती है सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। जो आपके जो थ्री डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट है उनके लिए ये थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर वन डायमेंशन टू डायमेंशन के लिए ही एप्लीकेबल होगी तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम सिर्फ तभी लगाएंगे जब हमें किसी लाइन के लिए बात कर रहा होगा या किसी प्लेन के लिए बात कर रहा होगा, ठीक है। तो जरा इसको एक बार समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमें कोई एक प्लेन दे रखा है, ठीक है, ये अपने को कोई एक प्लेन दे रखा है। ये प्लेन कौन से कोऑर्डिनेट पर उपस्थित है? मान लेते हैं ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये आपका है एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और जो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये अपना कौन सा है? वाई कोऑर्डिनेट है। कोई दिक्कत नहीं। जेड कोऑर्डिनेट कहाँ से पास होगा? जेड कोऑर्डिनेट आपका हो गई इस जो समतल है उसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमारा जेड कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है ना। ये आपका जेड कोऑर्डिनेट हो गया। अब मान लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन के अंदर जो हमारा रोटेशन एक्सिस पास हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोल देते हैं आई एक्स एक्स, ठीक है। इसी प्रकार से जो वाई डायरेक्शन के अंदर जो आपका रोटेशन एक्सिस पास हो रहा है उसको आप डिनोट किससे कर रहे हो? आई वाई वाई से, ठीक है। इसी प्रकार से जो जेड डायरेक्शन में रोटेशन एक्सिस पास हो रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई जेड जेड से, ठीक है ना। तो इन तीनों रोटेशन एक्सिस के अंदर आपस में रिलेशन क्या होगा? रिलेशन हमारा होगा कि आई जेड जेड है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के बराबर, ठीक है। आप में से कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर कुछ समझ नहीं आया, कुछ एग्जाम्पल देके समझाओ जरा इसको। तो देखिए ये कोई एक रिंग है हमारे सामने, उस रिंग का जो मास है वो हमें क्या दे रखा है? एम दे रखा है, ठीक है। हम जानते हैं कि इस रिंग का कोई भी एक्सिस है जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? हम जानते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आता है हमारा एम आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि कोई भी एक एक्सिस है जो कि यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, तो उस यानी कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है परंतु यहाँ से इसके परपेंडिकुलर पास हो रही है, तो उस कंडीशन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करोगे? तो हम क्या मानेंगे कि इस प्लेन में कोई दो एक्सिस है, इसको हम मान लेंगे आई एक्स एक्स मान लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम एक एक्सिस और मानेंगे, ठीक है, इस तरह से ये किसके बराबर हो गया? ये अपना आई वाई वाई के बराबर होगा, ठीक है। अब आप यहाँ से सिमेट्रिक से ये चीज़ तो समझ सकते हो कि जो आई एक्स एक्स की वैल्यू आएगी वही अपनी आई वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है। और ऊपर अपन जो फॉर्मूला ड्राइव किया उससे हम जानते हैं कि हमारा जो आई जेड जेड है वो किसके बराबर होगा? वो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के बराबर होगा, ठीक है। अब आई जेड जेड की वैल्यू क्या है? एम आर स्क्वायर, ये तो पता है अपने को, पता है ना। तो ये अपनों ने रख दिया एम आर स्क्वायर के बराबर, और ये दोनों इक्वल होंगे तो आप क्या कहोगे? टू आई, इसको आई मान लेते हैं ना, ये आई के बराबर, ये टू आई के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या है? आप बड़े ही आसानी से बता सकते हो, ये तो बराबर आ जाएगा अपना एम आर स्क्वायर बाई टू के बराबर, ठीक है ना, बता सकते हो ना। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि अगर कोई एक्सिस है वो पास हो रही हो अपने यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, तो उसके रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या आएगा? तो आप क्या देख रहे हो कि हमारी जो ये दोनों एक्सिस है, ये वाली फर्स्ट और ये जो सेकंड है वो क्या है? एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल है ना। और इन दोनों के मध्य की दूरी क्या होगी? दूरी आप कहेंगे इन दोनों के मध्य की हमारी जो रेडियस है उसके बराबर होगी, और रेडियस क्या है इसकी? आर के बराबर होगी, होगी ना।
तो जरा अब मुझे बताइए कि एक्सिस जो सेकंड है इसके रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो ये बराबर आएगा अपना I2 इक्वल टू किसके बराबर होगा, md² प्लस I1 के बराबर होगा। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि पैरेलल के अंदर समान अंतर वाली देखेंगे और I1 की वैल्यू अपनों ने अभी कैलकुलेट की ही ना। तो जरा वैल्यू पुट कीजिए, डी की वैल्यू क्या है आप कहोगे आर के बराबर, तो ये बराबर आ जाएगी mr² प्लस I1 की वैल्यू क्या है mr²/2 के बराबर। तो यहाँ पर जो I2 की वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, ये बराबर आ जाएगी 3mr²/2 के बराबर। ठीक है ना। तो काफ़ी आसानी से इस तरह की प्रॉब्लम है हम सोल्व कर पाएंगे। अगर यहाँ रिंग की जगह डिस्क होती तो किस तरह से प्रॉब्लम सोल्व करते। तो देखिए हमारा डिस्क के लिए क्या होता, अगर डिस्क का मास आपको दे रखा है कैपिटल M, रेडियस r दे रखी है, तो कोई एक एक्सिस जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसके रिस्पेक्ट के अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमने कैलकुलेट किया है, वो बराबर आता है mr²/2 के बराबर होता है ना। अब जरा मुझे ये बताइए कोई एक एक्सिस है जो कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास के जो पास एक्सिस हो रही है उसके पैरेलल है, पैरेलल यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आप कहेंगे कि दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, रेडियस r के बराबर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर आएगा, I, इसको मैं I1 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये अपना है I2 के बराबर। तो ये I2 है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा I1 प्लस mr² के बराबर। ठीक है ना, और I1 की वैल्यू क्या है mr²/2, तो I2 की वैल्यू आप बता सकते हो किसके बराबर होगा, I2 की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 3mr²/2 के बराबर। ठीक है ना। इसी में अगर हमसे पूछ लिया जाता कि कोई एक एक्सिस है जो कि सेम उसी प्लेन से पास हो रही है जिस प्लेन के अंदर हमारी डिस्क मौजूद है, ठीक है, तो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि हमारा जो I1 और I2 है इस एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहे हैं, आप कह रहे हो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा। तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो इसके लिए हम क्या मानते हैं, दो एक्सिस पास हो रही है यहाँ से, ठीक है, ये वाली, इसको हम मान लेते हैं आई एक्स एक्स और इसको हम मान लेते हैं आई वाई वाई। तो आपके पास में क्या आ जाएगा कि जो आई जेड है वो किसके बराबर आ जाएगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के बराबर। तो ओवरऑल आप क्या कहोगे कि जो आई एक्स एक्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आई जेड जेड की। ठीक है ना, तो यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए कि आई जेड जेड क्या है, वो अपना आई वन के बराबर ही तो है, आई वन के बराबर है ना, तो ये किसके बराबर है, mr²/2 के, mr²/2 के ना। तो रखिए जरा वैल्यू, तो यहाँ पर जो आई एक्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपना mr²/4 के बराबर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, I3 की mr²/4। अब इसी क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कोई एक्सिस है वो जो अपना I3 है उसके भी पैरेलल हो, यानी कि यहाँ से पास हो रही हो। ठीक है, I3 के पैरेलल हो, तो क्या हो जाएगा, मैं इसको I4 से डिनोट कर देता हूँ, I4। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, अब इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, अभी भी रेडियस r के बराबर ही होगी, होगी ना। तो ये बराबर आ जाएगा अपना mr² प्लस I3 के बराबर। ठीक है ना, इसको आप खुद से सोल्व कीजिएगा क्या आएगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए जरा, क्या आ गया अपने पास में, mr² प्लस ये आ जाएगा mr²/4। तो यहाँ से 4 + 1 या कितना आ जाएगा, 5mr²/4। कोई दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से हम हमारा जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको और समझ लेते हैं। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स को आपको नोट करना है और हमेशा याद रखना है। फर्स्ट कौन सा है कि हमारी जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो हमेशा 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ही एप्लीकेबल होगी। ठीक है ना। सेकंड जो पॉइंट है वो याद रखना है कि जो हमने ये 3 एक्सिस माने हैं, कौन-कौन से, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने जो माना, एक तो हमारा आई एक्स एक्स, ठीक है, एक अपना आई वाई वाई, ठीक है ना, और एक कौन सा है अपना आई जेड जेड। ये तीनों एक्सिस है कहाँ पर मिलेंगे, एक कॉमन पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि देखिए अपनों ने अभी डिस्क वाली प्रॉब्लम की, तो यहाँ पर भी हमने क्या एक कॉमन पॉइंट माना जहाँ पर अपना आई एक्स एक्स, आई वाई वाई और आई जेड जेड मिल रहे हैं। ठीक है, हमने क्या है कि यहाँ पर जो थ्योरम है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा ना कि अपना जो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई और ये किसके बराबर है, आई टू के, ऐसा नहीं लिखा ना, क्योंकि देखिए जेड डायरेक्शन में तो आई टू भी है, परंतु हमने क्या लिखा था, आई वन लिखा था। और आई वन क्यों लिखा, यहाँ देखिए आई वन लिखा है ना, और आई वन को हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि परपेंडिकुलर जो एक्सिस थ्योरम है उसके अंदर हमारे जो तीनों जो एक्सिस हैं वो किसी कॉमन पॉइंट पर ही मिल रहे हैं। ठीक है ना।
थर्ड पॉइंट को भी समझ लेते हैं जरा। थर्ड पॉइंट में हमें कहना चाह रहा है कि देयर इज नो कंडीशन दैट द एक्सिस शुड पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं है कि सेंटर ऑफ मास से ही हमारे जो एक्सिस है वो पास हो। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। फोर्थ है कि हमारे जो दोनों थ्योरम है, चाहे पैरेलल एक्सिस थ्योरम है चाहे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, ये हमारा जो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस ऑब्जेक्ट्स है दोनों के लिए ही लागू होगा। ठीक है, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। ओके, कुछ और एग्जाम्पल इनके ऊपर देख लेते हैं अपने। मान लेते हैं हमारे पास में कोई दो सिलेंडर है, एक ये फर्स्ट जो दे रखा है वो कोई होलो सिलेंडर है। ठीक है, और एक हमारे पास में है सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, हमने अपनी लास्ट क्लासेज के अंदर पढ़ा है कि किसी होलो सिलेंडर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर एक्सिस है वो इस तरह से गुजर रही हो। ठीक है, तो होलो के लिए आप कहोगे कि अगर इसकी रेडियस है वो आर है, मास अगर एम है, तो हम कह सकते हैं इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर होगा, एम आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमारा जो सिलेंडर है वो सॉलिड है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। परंतु क्या हो दोस्तों, अगर हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो यहाँ से पास हो रहा हो। ठीक है, अगर एक्सिस है वो यहाँ से पास हो रहा हो तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसको जरा हम समझ लेते हैं। दोस्तों अभी हम सीखने का प्रयास करते हैं कि किसी भी सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है अगर जो हमारा रोटेशन एक्सिस है वो सिलेंडर के साथ परपेंडिकुलर हो। ठीक है ना, यहाँ हमें दे रखा है कि हमारा जो सॉलिड सिलेंडर है उसका जो मास है वो कैपिटल एम है, उस सिलेंडर की जो रेडियस है वो आर है और सिलेंडर की जो लेंथ है वो है कैपिटल एल। ठीक है, तो इस कंडीशन में इस प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करोगे, तो सबसे पहले हम कोई एक एलिमेंट मानेंगे। तो यहाँ पर आप जरा मुझे बताइए कि यहाँ हम वॉल्यूम एलिमेंट माने या एरिया एलिमेंट माने। तो यहाँ पर हमारा जो सिलेंडर है वो एक सॉलिड सिलेंडर है, इसलिए हम क्या मानेंगे, एक वॉल्यूम एलिमेंट मानेंगे। ठीक है, और वॉल्यूम एलिमेंट कैसा होना चाहिए जिससे कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करना आसान हो, तो आप कहेंगे कि भाई जो सिलेंडर है वो किससे मिलकर बना होता है, ये डिस्क से मिलकर बना होता है। अगर आप एक डिस्क के ऊपर दूसरा डिस्क इस तरह से रखते जाते हो तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनकर आती है वो एक तरह की सॉलिड सिलेंडर होगी। आप क्या कीजिएगा, घर पर एक एक रुपए के सिक्के लीजिए और उनको एक दूसरे के ऊपर रखते जाइए, तो आप देखेंगे कि इस सिक्कों के इस तरह के कॉम्बिनेशन से आपके पास में एक सिलेंडर नुमा एक से बन जाती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम एक वॉल्यूम एलिमेंट मानते हैं, ये हमारा हो गया वॉल्यूम एलिमेंट। ओके, ये हमने जो वॉल्यूम एलिमेंट माना है ये हमारा जो रोटेशन एक्सिस है उसे कितनी दूरी पर मौजूद है, तो आप कहेंगे कि ये हमारा जो वॉल्यूम एलिमेंट है ये एक्स दूरी के ऊपर उपस्थित है। अब जरा बताइए हमारा जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसकी विड्थ कितनी है, तो आप कहोगे विड्थ है वो dx है। ठीक है, इस वॉल्यूम एलिमेंट के ऊपर मास कितना है, आप कहेंगे dm है। इस वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम कितना है, आप कहेंगे dv है। ओके, तो अब जरा मुझे बताइए कि इस dm की वैल्यू क्या है। दोस्तों इस प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए कि ये हमारा कोई एक रोटेशन एक्सिस है। ठीक है ना, और ये हमारा कोई एक वॉल्यूम एलिमेंट है। ठीक है, ये वॉल्यूम एलिमेंट है जिसका मास कितना है, dm है, और इस वॉल्यूम एलिमेंट की हमारे इस रोटेशन एक्सिस से दूरी कितनी है, x दूरी है। तो जरा मुझे बताइए इस dm मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, तो आप कहेंगे इसकी जो वैल्यू है वो बराबर आएगी di इक्वल्स टू dm एक्स स्क्वायर। होगी ना, अगर हमारे पास में कहीं से इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आ जाता है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास में इस पूरे सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, परंतु अभी दो चीज़ें हैं जिनके बारे में अपने को जानकारी नहीं है। कौन कौन सी है वो दो चीज़ें, एक तो हमारा जो मास डीएम है उसकी क्या वैल्यू होने वाली है उसके बारे में हमें नहीं पता, एक जो एक्स की क्या वैल्यू होने वाली है उसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले हम डीएम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको यहाँ रखकर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में इस पूरे सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस डीएम की वैल्यू किस तरह से फाइंड करोगे, तो जरा बताइए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हमारा जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम कितना है, आप कहोगे वी है। ठीक है ना, तो इस v की वैल्यू किसके बराबर है, आप कहोगे पाई आर स्क्वायर एल के बराबर है। ठीक है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम इतना ही होता है। तो आप क्या कहेंगे कि अगर सिलेंडर का वॉल्यूम v है, उस v वॉल्यूम के अंदर अगर मास m है तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर मास कितना होगा, आप कहेंगे m/v। ठीक है ना, तो आप क्या कहेंगे कि अगर dv वॉल्यूम की डिस्क है इसमें मास कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे m/v dv। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, अपना dm के बराबर आ जाएगा। ओके, अब जरा यहाँ पर v और dv की अगर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास में dm की वैल्यू है वो आ जाएगी ना। तो अब जरा मुझे बताइए इस dm की वैल्यू है वो क्या होगी। सबसे पहले अपना dv की वैल्यू क्या है, तो ये अपना हो गया डिस्क हो गया। ठीक है, विड्थ कितनी है, विड्थ है अपनी ये वाली, किसके बराबर है, ये है अपना dx के बराबर। तो जरा इसकी dv की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर dx के बराबर। तो ये सब वैल्यू यहाँ रखोगे तो अपने पास में dm की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे m/पाई
पाई आर स्क्वायर एल और साथ में क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डी एक्स। तो हमारे पास में डी एम की वैल्यू आ गई एम बाई एल और डी एक्स। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? हमारे पास दोस्तों इस वॉल्यूम एलिमेंट का मास है वो तो आ गया, परंतु अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किस तरह से कैलकुलेट करोगे? तो इसके लिए हम यूज करेंगे हमारी जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है उसको। ठीक है, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक एक्सिस मानेंगे जो कि हमारे इस डिस्क से पास होती हो। ठीक है, ये कहाँ से पास हो रही है? इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो हम इसके रिस्पेक्ट में अगर हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है तो हम बड़े ही आराम से बता सकते हैं कि हमने जो ये रोटेशन एक्सिस माना है उसके रिस्पेक्ट के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो जरा मुझे बताइए इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? आप कहेंगे आई है वो किसके बराबर होगा? आई सी प्लस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? आप कहोगे एक्स, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? डी एम, क्योंकि हमारा जो डिस्क है डिस्क का मास कितना है? डी एम है। ठीक है, डी एम एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आई सी की वैल्यू क्या है वो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे? तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सीखा कि हमारी कोई भी डिस्क है, ठीक है, उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली कोई रोटेशन एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है? हम जानते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। ठीक है, परंतु इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो डिस्क है उसका मास कितना है? डीएम है। ठीक है, इसलिए यहाँ हम डीएम ही ले लेते हैं। ओके, अब कोई दो रोटेशन एक्सिस आप इस तरह से मानिए कि एक तो यहाँ से पास हो रहा है और एक हो रहा है यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं आई एक्स एक्स। ठीक है, इसको आप मान लीजिए आई वाई वाई। ठीक है, और ये वाला जो आपको येलो कलर में दिख रहा है ये अपना क्या है? आई जेड जेड है। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आप क्या जानते हो कि आई जेड जेड है वो किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। यहाँ पर वैल्यू आप पुट करोगे तो हमारे पास में क्या आएगा? देखिए आई जेड जेड की वैल्यू कितनी है? हम जानते हैं डी एम आर स्क्र बाई 2। ठीक है, इधर वाली साइड क्या आएगा? ये बराबर आ जाएगा अपना आई एक्स एक्स प्लस आई एक्स दो टाइम इसको कर दीजिएगा तो ये 2 आई से डिनोट कर देता हूँ मैं इसको, 2 आई डैश से डिनोट कर दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? आप क्या कहोगे? ये बराबर आ जाएगी डी एम आर स्क्र बाई 4। याद रहेगा ना आपको? तो यहाँ से एक चीज़ आपके पास में निकल कर आ जाती है कि जो ये वाली एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है इसके रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर आ रहा है? ये बराबर आ रहा है इस डिस्क का मास यानी डीएम। ठीक है, डीएम और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? आर, तो आर स्क्र और बाई 4 के बराबर आ रहा है। यहाँ पर हमारा जो आई डैश है वो आई सी को ही तो डिनोट कर रहा है ना। तो जरा इनकी वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो हमारे पास में आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डी एम आर स्क्र बाई 4 प्लस हमारे पास में आ जाएगा डी एम एक्स स्क्र। ठीक है ना, अब जरा डी एम की वैल्यू और पुट कीजिए। यहाँ पर ये देखिए आई मत रखिए, इसको हम डी आई रख देते हैं ताकि इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास फाइनली आई आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि ये एक जो डिस्क हमने मानी है उस छोटे पोर्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे सिलेंडर के लिए अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो यहाँ पर अपने पास में डी आई की फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी? डी आई इक्वल्स टू, अब डी एम की वैल्यू क्या है? एम बाई एल और साथ में क्या है? डी एक्स है ना, एम बाई एल आर स्क्र, ये 4 है तो 4 लगा देते हैं और साथ में डी एक्स प्लस यहाँ रखेंगे एम बाई एल एक्स स्क्र और डी एक्स। ओके, बोथ साइड इंटीग्रेट करना है अपने को, बोथ साइड इंटीग्रेट कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? जीरो से लेकर जा रहा है कहाँ तक? आई तक। हमारा जो x है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? तो x देखिए यहाँ पर अपना है 0 और ये है l बाई 2। ठीक है, इधर वाली साइड x की वैल्यू क्या है? माइनस एल बाई 2। तो अपना x कहाँ से कहाँ तक जाएगा? माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2 के मध्य। ठीक है ना, तो ये लिमिट पुट की और इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? इधर वाली साइड हमारे पास में आया आई इक्वल्स टू, अब ये वाला टर्म है ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाएंगे तो ये अपना m बाई 4 एल आर स्क्र ये बाहर आ जाएगा, सिर्फ dx बचेगा। इस dx को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास में x आएगा। तो x की अगर लिमिट पुट करोगे अपने माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2 के मध्य, प्लस इनका भी देखिए m बाई एल है ये भी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। इधर क्या बचेगा? x की क्यू बाई 3, साथ में क्या आ जाएगा? एल बाई 2 टू एल बाई 2, साथ में माइनस साइन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो आपके पास में क्या रहेगा? m बाई 4 एल आर स्क्र और यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो l बाई 2 और ये माइनस एल बाई 2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये l बाई 2 ही रहेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर जरा देखिए ये क्या आ जाएगा? m बाई एल, ये 3 है, 3 कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर ले लीजिएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एल क्यूब बाई 8
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा L³/8, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जरा और सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए L/2 एंड L/2 क्या हो जाएगा, L के बराबर आएगा और ये L इस L से कैंसिल आउट होगा, तो आप क्या कहेंगे mr²/4 प्लस इसी प्रकार से यहाँ देखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ml3l हो जाएगा ना, और साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा L³/4। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, ये L से यहाँ कटेगा तो क्या बचेगा, L² बचेगा। तो फाइनली अपने पास में क्या आ जाएगा mr²/4 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा ml²/12, ये क्या आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, हमारा जो सॉलिड सिलेंडर आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में, जिसमें हमारा रोटेशन एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है किसके साथ, हमारा सिलेंडर है उसके साथ। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारा जो सिलेंडर है वो सॉलिड की जगह अगर होलो होता तो उस कंडीशन में इस प्रॉब्लम को किस तरह सोल्व करते। नेक्स्ट दोस्तों, हम किसी होलो सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखते हैं, जिसमें हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो परपेंडिकुलर दे रखा है। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारा जो सिलेंडर है उसका मास है m, उसकी रेडियस है r और उसकी जो लेंथ है वो l है। ठीक है ना, तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करोगे, इस प्रॉब्लम के लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एलिमेंट मानेंगे। तो जरा बताइए यहाँ वॉल्यूम एलिमेंट होगा या एरिया एलिमेंट होगा, तो हमारा जो सिलेंडर है वो क्या है, होलो है, तो इसलिए हम क्या मानेंगे, यहाँ एरिया एलिमेंट मानेंगे। अब जरा बताइए एरिया एलिमेंट है वो कौन किस तरह का माने कि हमारे लिए प्रॉब्लम सोल्व करनी आसान हो जाए, तो आप कहोगे कि भाई यहाँ हम अगर रिंग माने, ठीक है, तो रिंग मानकर इस प्रॉब्लम को बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि कोई भी सिलेंडर है वो रिंग के आपस में कॉम्बिनेशन से मिलकर ही बना होता है। ठीक है ना, तो हम क्या मानते हैं कि एक एरिया एलिमेंट है जो किस फॉर्म के अंदर है, रिंग की फॉर्म के अंदर है। ठीक है, और ये एरिया एलिमेंट कितनी दूरी पर मौजूद है, मान लेते हैं हमारे इस रोटेशन एक्सिस से x दूरी पर मौजूद है। ठीक है, और इस एलिमेंट की विड्थ कितनी है, ये है dx। ये हमारा जो एरिया एलिमेंट है वो किसके बराबर है, ये है अपना dA के बराबर। और इस एरिया एलिमेंट पर मास किसके बराबर है, ये हम कहेंगे dm के बराबर। तो अब जरा मुझे बताइए dm की वैल्यू क्या होने वाली है, तो इसे आप बड़े ही आराम से बता सकते हो क्या होगी। तो हम जानते हैं कि अगर इस सिलेंडर का मास m है तो वो मास किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, इस सिलेंडर के टोटल जो एरिया उस पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो टोटल एरिया कितना है, मान लेते हैं a, तो a एरिया पर मास कितना है m, तो इसका यूनिट एरिया उस पर मास कितना होगा, आप कहेंगे m/a। ठीक है ना, तो इसका जो dA एरिया है उस पर मास कितना होगा, आप कहेंगे m/a dA। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, dm के बराबर आ जाएगा। अब जरा मुझे ये बताइए इस सिलेंडर का जो एरिया है वो किसके बराबर है। सिलेंडर का एरिया आप सब जानते हो कि किसी सर्कल का एरिया कितना होता है, आप जानते हो किसके बराबर है, 2πr के बराबर होता है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, वो l के बराबर है, l के बराबर है ना। तो इसका जो टोटल एरिया वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ रेडियस r कैपिटल है, ठीक है, तो इसका टोटल जो एरिया आ जाएगा वो 2πr l के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमने जो ये एरिया एलिमेंट माना है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे dA है वो किसके बराबर होगा, 2πr, और साथ में क्या है, विड्थ इसकी dx है। इन दोनों की वैल्यू अगर यहाँ रखोगे तो आपके पास में dm की वैल्यू क्या आने वाली है, आपके पास में dm की वैल्यू आ जाएगी m/l और साथ में आएगा dx। ठीक है ना, अब अगर आपके पास में इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए तो आप बड़े ही आसानी से हमारा जो ये रोटेशन एक्सिस जो दिया गया है उसके रिस्पेक्ट में हम इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से निकालेंगे आप, तो देखिए हम मान लेते हैं कि कोई भी एक रोटेशन एक्सिस है जो कि पास होता है कहाँ से, हमारे इस रिंग से। ठीक है, तो अब जरा मुझे ये बताइए कि कोई एक रिंग है ये वाली, इस रिंग की यहाँ से अगर कोई एक रोटेशन एक्सिस है वो पास हो रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, तो हमने अपनी पिछली क्लासों में कैलकुलेट करना सीखा है कि अगर यहाँ से कोई एक एक्सिस पास हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आप कहेंगे mr²। ठीक है ना, जहाँ m क्या है, इस डिस्क का या इस रिंग का मास है, सॉरी रिंग है ना, तो रिंग का मास है, तो इसके रिस्पेक्ट के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो हम जानते हैं यहाँ पर आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाइए जरा। ये हमारा जो रिंग है, ठीक है, ये हमारा IZZ है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा IXX और ये IYY हो गया। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि IZZ यानी कि mr² है वो किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ IXX के बराबर होगा, होगा ना, होगा। तो यहाँ से IXX के बराबर होगा, तो यहाँ से IXX की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, mr²/2। ठीक है ना, होगी ना mr²/2। तो यहाँ पर इस एक्सिस के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, mr²/2 के बराबर।
तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो बड़े ही आसानी से अपने पास में आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या रिलेशन होता है, हम जानते हैं कि हमारा जो आई है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आई सी प्लस इस डिस्क का जो मास है वो किसके बराबर है, मास अपना डी एम के बराबर। ठीक है, और परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, आप कहेंगे एक्स स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, एक चीज़ अपनों ने यहाँ मिस्टेक की, यहाँ पर अपनों ने एम लिखा है। हमने अभी जो रिंग माना था ना, रिंग का मास अपना एम था, परंतु यहाँ पर जो रिंग है उसका मास कितना है, डी एम है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है अपने को। अब जरा पुट कीजिए आई सी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे आई सी की वैल्यू अपना डी एम आर स्क्र बाई टू प्लस क्या है अपना डी एम एक्स स्क्र। और यहाँ पर ये आई मत लिखिए, इसको हम क्या लिखेंगे, डी आई सी। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये अपना छोटा जो एलिमेंट अपनों ने माना है उसके लिए ये वैल्यू है। इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे तभी तो अपने पास पूरा सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ठीक है, तो जरा वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ डी एम की वैल्यू जरा पुट कीजिए, डी आई है वो किसके बराबर आ जाएगा, एम की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एम बाई एल डी एक्स टू, और साथ में यहाँ आर स्क्र है। ठीक है, प्लस यहाँ आ जाएगा एम बाई एल एक्स स्क्र एंड डी एक्स। बोथ साइड इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो लिमिट बताइए कहाँ से कहाँ तक आएगी। सबसे पहले बात करें आई के लिए तो 0 टू आई, एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो एक्स जाएगा अपना माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक, जैसे अभी ऊपर किया था सेम वैसे ही। ठीक है, यहाँ भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ आ गया अपना आई, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा एम आर स्क्र बाई टू एल। ठीक है ना, एम आर स्क्र बाई टू एल, और साथ में इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ एक्स आएगा, एक्स की लिमिट पुट करोगे तो एल बाई टू प्लस एल बाई टू आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली इसको एल लिख सकते हो। आप सोल्व करके देखिएगा, नहीं हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेगा। इसको भी सोल्व करेंगे तो अपने पास में एम बाई एल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल क्यू बाई थ्री आएगा, सॉरी एक्स क्यू बाई थ्री आएगा। एक्स क्यू बाई थ्री की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा एक्स क्यू बाई थ्री, वन बाई थ्री बाहर आ जाएगा, फिर लिमिट पुट करोगे तो एल क्यू बाई एट प्लस एल क्यू बाई एट। ठीक है ना, तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा एम आर स्क्र बाई टू प्लस यहाँ पर इसको सोल्व करेगा तो अपने पास में क्या आ जाएगा, एम एल स्क्र बाई ये आ जाएगा 4 × 12। ठीक है, ये अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, किसके लिए, होलो सिलेंडर के लिए। ठीक है, ये कब आ रहा है, जब हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो उस सिलेंडर के साथ परपेंडिकुलर हो। ठीक है, इसको सॉलिड सिलेंडर के साथ अगर कंपेयर करें तो सिर्फ इतना ही तो डिफरेंस आ रहा है, ये वाली टर्म है वो तो इक्वल है, ये वाली टर्म है ये चेंज हो रही है, कितनी चेंज हो रही है, वहाँ एम आर स्क्र बाई फोर था और यहाँ एम आर स्क्र बाई टू आ रहा है। ठीक है, याद रहेगा, किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि कोई भी एक होलो स्फीयर है या सॉलिड स्फीयर है, अगर उनके सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस पास हो रही है तो उस एक्सिस के अबाउट उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होता है। हम जानते हैं होलो सिलेंडर के लिए इसकी वैल्यू होती है 2/3 एम आर स्क्र, जहाँ एम है हमारा जो स्फीयर है उसका मास है और आर उसकी रेडियस है। इसी प्रकार से हमारा जो सॉलिड स्फीयर है उसके लिए ये वैल्यू आती है 2/5 एम आर स्क्र। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमारा जो स्फीयर है उसकी जो आउटर लाइन है उसको स्पर्श करते हुए कोई टेंजेंशियल लाइन हमने ड्रॉ की है, उस टेंजेंशियल लाइन के अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, यानी कि इस आई की वैल्यू है वो क्या होगी, तो किस तरह से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो हम जानते हैं आई है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इसका सेंटर ऑफ मास से जो पास होने वाली एक्सिस उसके बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम डी स्क्र। डी क्या है, दोनों एक्सिस के मध्य की जो डिफरेंस है। ठीक है, ये डिफरेंस किसके बराबर होगा, हमारा जो स्फीयर है उसकी रेडियस आर के बराबर होगा, तो आप क्या कहेंगे ये किसके बराबर आ जाएगा, एम आर स्क्र के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ के लिए देखोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू आई सी, ठीक है, प्लस एम आर स्क्र। ठीक है, अब आई सी की वैल्यू यहाँ दोनों जगह अगर आप पुट करोगे तो अपने पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, आप कहेंगे आई इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 2/3 एम आर स्क्र प्लस एम आर स्क्र। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 5/3 एम आर स्क्र। इसी प्रकार से यहाँ के लिए आप देखोगे तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये अपना आ जाएगा 2/5 एम आर स्क्र प्लस एम आर स्क्र। तो यहाँ ओवरऑल अपने पास में आ जाए 7/5 एम आर स्क्र। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट हम किसी स्क्वायर प्लेट या रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को और डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किया था कि कोई भी एक स्क्वायर प्लेट है या रेक्टेंगुलर प्लेट है और उसमें जो रोटेशन एक्सिस है वो उसके किसी एक किनारे से पास हो रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है।
जबकि हमें दिया गया है कि हमारी जो स्क्वायर प्लेट है या रेक्टेंगुलर प्लेट है उसका मास है m और उसकी साइड है उसकी लंबाई दे रखी है a, और रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए मास m है और उसकी साइड की जो लंबाई है वो a एंड b है। ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा अपना, m a स्क्वायर बाई 3। याद है ना आपको, ये अपनी प्रॉब्लम आई थी किसके लिए, हमारा स्क्वायर प्लेट के लिए। परंतु हमारा जो रेक्टेंगुलर प्लेट थी अपना, ठीक है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, अगर हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो यहाँ से पास हो रहा है, तो अगर ये वाली जो लेंथ है वो a है, तो आप क्या कहेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम ए स्क्वायर बाई 3। और अगर हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो अगर यहाँ से पास हो रहा है और ये वाली जो साइड है उसकी लेंथ है आपकी b, तो इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों ने कैलकुलेट किया था एम बी स्क्वायर बाई 3। ठीक है। परंतु प्रॉब्लम तब आ जाती है जब हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो पास हो रहा है उसके डायगोनल से, ठीक है, या सेंटर ऑफ मास इस तरह से पास हो रहा हो। ठीक है, इसके अलावा क्या है, प्लेट का जो समतल है उसके परपेंडिकुलर हो। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ये अपना प्लेट है, इसको अगर 2 डायमेंशन में देखें तो प्लेट आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, और जो रोटेशन एक्सिस है वो प्लेट का जो अपना कोऑर्डिनेट है उसके परपेंडिकुलर हो, इस तरह से पास हो रहा हो। ठीक है, वो हो सकता है उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो या किसी एक किनारे से पास हो रहा हो इस तरह से। ठीक है, यानी कि एक किनारे से इस तरह से परपेंडिकुलर बाहर जा रहा हो, यहाँ से बाहर जा रहा हो, तो उस कंडीशन के अंदर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। तो इन सभी प्रॉब्लम को वन बाय वन देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हमारी कोई स्क्वायर प्लेट हमें दे रखी है जिसकी किसी एक साइड की जो लंबाई है वो आपको दे रखी है a। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अगर रोटेशन एक्सिस हमारा किनारे से पास हो रहा हो, तो आप कहेंगे अगर मास m है प्लेट का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना आता है I इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 3। ठीक है, अगर रोटेशन एक्सिस है हमारा प्लेट है उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है उसको मैं क्या उससे जो एक्सिस पास हो रहा है उसके रिस्पेक्ट के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई सी। ठीक है, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये जानते हैं कि आई सी है और आई में क्या रिलेशन होता है, बताइए जरा। आई है वो बराबर होता है आई सी प्लस, यहाँ पर देखिए प्लेट का मास कितना है m, और ये वाली जो बीच की डिफरेंस है उसको मैं मान लेता हूँ d है। ठीक है, तो आप कहेंगे एम डी स्क्वायर। ठीक है, और d की एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, हम जानते हैं कि हमारा जो ये प्लेट है इसकी जो टोटल ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर है, a के बराबर है। तो ये हाफ किसके बराबर होगी, आप कहोगे a/2 के बराबर होगी। तो जरा यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, आई है वो अपना है एम ए स्क्वायर बाई 3 एंड आई सी है उसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, एंड एम डी स्क्वायर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एम, और डी की वैल्यू क्या है a/2, तो आप कहोगे ए स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से अपना आई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई सी की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी एम ए स्क्वायर बाई 3 माइनस ऑफ एम ए स्क्वायर बाई 4। इसको अगर आप आगे और सोल्व करते हो तो अपने पास में आंसर आ जाता है अपना, देखिए लघुत्तम आएगा 12 है और यहाँ 4 माइनस 3 करोगे तो एम ए स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उससे जो पास होने वाली जो लाइन है उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो मोमेंट ऑफ इनिशिया है वो किसके बराबर होगा, एम ए स्क्वायर बाई 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अगर इस वाली लाइन के रिस्पेक्ट के अंदर जो मोमेंट ऑफ इनिशिया है वो अपना आ रहा है कितना, एम ए स्क्वायर बाई 12, तो जरा मुझे बताइए इधर वाली ये लाइन है इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आप कहोगे एम ए स्क्वायर बाई 12। कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर इन दोनों के रिस्पेक्ट के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाई 12 है, तो जरा मुझे बताइए कि यहाँ से अपनी जो प्लेट है उसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो एक्सिस पास हो रही है उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इसको थोड़ा मैं कुछ इस तरह से समझाता हूँ आपको। ये आपकी प्लेट है, ये आपकी प्लेट है, ठीक है, और आपका जो आई एक्सेस है वो इधर से इस तरह से पास हो रहा है, ये आई एक्सेस है वो इधर से इस तरह से पास हो रहा है। ठीक है, जबकि आपका जो आई जेड जेड है वो कहाँ से पास हो रहा है, इस तरह से पास हो रहा है आई जेड जेड। तो इस आई जेड जेड की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहोगे कि हमारा जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो हमें बताता है कि जो आई जेड जेड है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के बराबर होगा। ठीक है ना, तो आई एक्स एक्स की वैल्यू और आई वाई वाई की वैल्यू क्या है, आप कहोगे इनकी वैल्यू है अपना एम ए स्क्र बाई 12 प्लस एम ए स्क्र बाई 12। ठीक है, तो आई जेड जेड है उसकी वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, एम ए स्क्र बाई 6। ठीक है, याद रहेगा आपको। इसी प्रकार से अगर ये हमारी स्क्वायर प्लेट नहीं होती, एक क्या होती रेक्टेंगुलर प्लेट होती, तो उस कंडीशन में इनकी वैल्यू क्या होती, इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए अगर ये वाली जो लेंथ है
वो आपकी आ रही है ए आ रही है ना, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम ए स्क्र बाई 12 आ जाएगी। ये वाली लेंथ अगर आपकी कितनी है, बी है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना आ जाएगा आपका, एम बी स्क्र बाई 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओवरऑल आप वैल्यू जब रखोगे यहाँ पर किसी रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए, जब ये वाली लेंथ है वो आपकी ए है और ये वाली लेंथ है बी, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर आ जाएगा, एम स्क्र बाई 12 प्लस एम पी स्क्र बाई 12, ठीक है, इसके बराबर आएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ हमें सिंपली जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को ही हमें पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ से किसी रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए हम देख रहे हैं तो क्या वैल्यू आ रही है, हमारा जो आई जेड जेड की वैल्यू क्या आई, एम बाई ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये किसके लिए है, हमारी रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए। हमारे स्क्वायर प्लेट के लिए क्या हो जाता, ए इक्वस टू बी हो जाता, तो उस कंडीशन में हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाता, अपना एम ए स्क्र बाई 6, ठीक है ना। अब जरा मुझे ये बताइए कि अगर रोटेशन एक्सिस है वो हमारा यहाँ से पास हो रहा है, यानी कि यहाँ से पास हो रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो आई जेड जेड है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में, आप कहोगे एम ए स्क्र बाई 6, ठीक है। तो जरा I2 से जो एक्सिस पास हो रहा है, अपना I1 से जो एक्सिस पास हो रहा है, उनके रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसको मैं समझाता हूँ, देखो किस तरह से। देखिए इस प्लेट को अगर आप 2 डायमेंशन में देखोगे तो आपके पास में क्या आएगा, ये आपकी प्लेट है, ये हमारी प्लेट है, तो यहाँ से आई जेड जेड क्या है, आई जेड जेड है यहाँ से जो पास होने वाला एक्सिस है और प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। जबकि I2 है वो कहाँ से पास हो रहा है, सिमिलर वहीं से पास हो रहा है परंतु उसके पैरेलल है, ठीक है, ये अपना I2 हो गया। और I1 कहाँ है, I1 है इसे किनारे के ऊपर है, ठीक है। तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे, तो देखिए हमें यहाँ पर सिंपली क्या लगाना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए अपना आई जेड जेड, ये आपका आई जेड जेड और I2 और I1 है वो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है ना। तो देखिए पैरेलल के अंदर हम क्या लगाते हैं, हमें पता होना चाहिए कि जैसे I1 है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा अपना आई जेड जेड, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है वो, प्लस अपना एम डी स्क्र। यहाँ पर I2 के लिए या सॉरी I1 के लिए डी कौन सा है, डी ये वाली वैल्यू है, ठीक है, जिसको मैं क्या दिखाता हूँ, R1 से डिनोट करता हूँ, ओके। तो अपना I1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आई जेड जेड, जो किसके बराबर है, एम स्क्र बाई 6 के, प्लस एम, R1 की वैल्यू कितनी है अभी फाइंड कर लेंगे, एक बार देखिए बस इसको। इसी प्रकार से I2 के लिए क्या बनेगा, I2 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी दोनों के मध्य की, ये वाली, ठीक है, इसको मैं R2 से डिनोट कर देता हूँ। तो अपना I2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा अपना आई जेड जेड प्लस एम डी स्क्र, ठीक है। तो यहाँ पर आई जेड जेड की वैल्यू रखिए एम स्क्र बाई 6 प्लस यहाँ पर आ जाएगा एम R2 स्क्र, ठीक है। R1 और R2 की वैल्यू क्या आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं, बड़े ही आराम से बता सकते हैं। देखिए ये वाली जो टोटल लेंथ है, ये वाली जो टोटल लेंथ है वो किसके बराबर है, आप कहोगे ए के बराबर है, तो ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, आप कहोगे ए बाई 2 के बराबर होगी। तो R2 है, R2 की वैल्यू तो आपके पास में आगे किसके बराबर है, ए बाई 2 के बराबर, तो I2 की वैल्यू जरा बताइए क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे एम स्क्र बाई 6 प्लस एम, अब ए स्क्र बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और सोल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2ma² प्लस 3ma², तो ये ओवरऑल अपने पास में आ गया 2 and 3 यानी कि 5ma² बाई 12, ठीक है। ये I2 के रिस्पेक्ट में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। इसी प्रकार से I1 के रिस्पेक्ट में हमें कैलकुलेट करना है, तो जरा मुझे बताइए कि कोई भी एक स्क्वेयर है, ये आपका एक स्क्वेयर है, उसमें अगर ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ आपको दे रखी है ए, इधर वाली लेंथ दे रखी है ए, तो ये वाली लेंथ है वो किसके बराबर होगी, आप कहोगे ये वाली जो टोटल लेंथ है वो √2a के बराबर होगी, ठीक है। तो इसकी जो ये हाफ ये जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, यहाँ से यहाँ तक की, तो आप कहोगे a बाई √2 के बराबर होगी, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा इसमें। तो आपके पास में R1 की वैल्यू कितनी आ गई, a बाई √2, ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में I1 आ जाएगा एम ए स्क्र बाई 6 प्लस एम, R1 की वैल्यू कितनी है, ए बाई √2 की स्क्र, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा एम ए स्क्र बाई 6 प्लस एम ए स्क्र बाई 2, इसको और सोल्व करोगे तो 6 कॉमन आया अपना, और अपना एम ए स्क्र भी कॉमन आ चुका है, तो ये 1 प्लस 3 यानी कि 4 हो गया ना। तो 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2ma² बाई 3, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई, I1 की वैल्यू आ गई।
दोस्तों क्या हो कि हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो जो हमारा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लेट है उसके डायगोनल से पास हो रहा हो, तो उस कंडीशन में इस प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करेंगे। तो चाहे अपना स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, दोनों के लिए इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का जो मेथड है वो इक्वल रहेगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम किसी स्क्वायर के लिए ये प्रॉब्लम सोल्व करना सीखते हैं, फिर उसके लिए बाद में हम रेक्टेंगुलर के लिए भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक स्क्वायर है जिसकी साइड है उसकी लेंथ हमें दे रखी है ए, और उस स्क्वायर का जो मास है वो हमें दे रखा है एम। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो स्क्वायर को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना। यहाँ पर अगर स्क्वायर का जो टोटल मास है वो अगर m है, तो इन इक्वल टू पार्ट्स है, इनका जो मास है वो क्या रह जाएगा, आप कहोगे m/2 एंड m/2। ठीक है ना। ये आपको देखने में कुछ ट्राइंगल जैसा लग रहा है ना। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का एक ट्राइंगल बन रहा है, और जिसमें हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो इसके बेस से यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, और हमने अपनी लास्ट क्लासेज के अंदर बड़े ही अच्छे से ये स्टडी किया है कि कोई भी एक ट्राइंगल है अगर उसकी हाइट अपने पास में h है, ठीक है, तो अगर कोई भी रोटेशन एक्सिस है वो हमारे ट्राइंगल के बेस से पास हो रहा हो, तो उस रोटेशन एक्सिस के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो ट्राइंगल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इसकी वैल्यू हमने पढ़ी है एम एच स्क्वायर बाई 6, जहाँ एच क्या है, हमारा जो ट्राइंगल है उसकी हाइट को डिनोट करता है। ठीक है ना। अगर किसी तरह से हमारे पास में इस ट्राइंगल की जो यहाँ पे जो दोनों ट्राइंगल बने हैं इनकी हाइट के बारे में अगर जानकारी मिल जाए, ठीक है, इस हाइट के बारे में जानकारी मिल जाए, तो हम बड़े ही आसानी से हमारे इन दोनों ट्राइंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो इंडिविजुअली हम बता सकते हैं। बता सकते हो ना आप। और अगर दोनों का हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, तो रोटेशन एक्सिस के रिस्पेक्ट के अंदर हम इनका जो टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो हम बता सकते हैं। एक बार के लिए मान लीजिए कि यहाँ से बेस से लेकर इसकी जो ट्राइंगल जो बन रहा है उसकी हाइट कितनी है, h है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर आ जाएगा, mh²/6 के बराबर आ जाएगा ना। तो हम किस तरह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो टोटल सिस्टम का आप बता पाएंगे। इस प्रॉब्लम को थोड़ा इस तरह से समझिए आप जरा। ये हमारा स्क्वायर प्लेट हो गया। ठीक है, ये हम इसको अगर हम घुमा कर देखें तो आपको भी पास में इस तरह की स्ट्रक्चर आ जाएगी। ठीक है, अब इधर वाला ट्राइंगल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आप कहेंगे mh²/6। ठीक है, और इधर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, ये भी आपको होगा कितना, mh²/6। ठीक है ना। अब क्या आपने पिछली क्लासेस के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम सोल्व की है कि हमारे पास में एक इस तरह का दिया हुआ होता है रोटेशन एक्सिस, और आपको कोई दो मास दे दिया, एक मास आपको दे दिया m1 और एक दूसरा मास दे दिया m2, जिनकी क्या है रोटेशन एक्सिस से जो दूरी है वो दे रखी है आपको r2 एंड ये वाली दे रखी है r1। तो क्या आप उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल बता सकते हो सिस्टम का कितना है। आप कहोगे I=2 बराबर आ जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है, m1 r1² एंड इसका कितना है m2 r2²। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास आ जाता है m1 r1² प्लस m2 r2²। उसी प्रकार से यहाँ पर अपना जो इन प्लेटों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ना। अब यहाँ पर इस प्लेट का जो मास कितना है, मास हमें दे रखा है m/2 एंड m/2। ठीक है ना। तो एक तो यहाँ m की जगह हमें क्या लिखना है, m/2 एंड m/2 लिखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है, हमारे पास में जो टोटल जो ये हाइट है h, उसके बारे में जानकारी नहीं है ना। तो यहाँ से h की वैल्यू और हमें फाइंड करनी है। इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो उसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया स्क्वायर प्लेट हो गई। ओके, इस स्क्वायर प्लेट के अंदर ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर है, अपनी ए के बराबर। ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर है, ए के बराबर। तो ये वाला जो इसका डायगोनल है उसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर आएगी, आप कहोगे √2a के बराबर आएगी। तो इसका जो हाफ है वो किसके बराबर आएगा, वो आप कहोगे ये वाली जो लंबाई है वो किसके बराबर आएगी, a/√2 के बराबर आएगी ना। तो यहाँ पर जो h की जो वैल्यू है वो अपने पास में किसके बराबर आ जाएगी, a/√2 के बराबर आ गई ना। तो हमें सिर्फ यहाँ पर वैल्यू ही तो पुट करनी है। तो चला मुझे बताइए इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल किसके बराबर आएगा। आप कहोगे इधर वाले जो जो ट्राइंगल है उसके लिए आया अपना m/2 h²/6। तो h² की वैल्यू कितनी है, ये है अपना a/√2 की स्क्वायर, और साथ में 6 आ रहा है तो मैं 1/6 कर देता हूँ। प्लस दूसरा अपना इस वाले ट्राइंगल के लिए क्या वैल्यू आ रही है, आप कहोगे सेम m/2, साथ में क्या आ जाएगा a/√2 का स्क्वायर, और साथ में 1/6 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, बाकी सबको एक बार रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में फॉर्म में लिखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, m/2, और इसको सोल्व करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, a²/2 इंटू 1/6, प्लस यहाँ भी सेम आएगा m/2 a²/2 1/6। तो यहाँ क्या आ जाएगा,
एम ए स्केयर बाई 24 प्लस एम ए स्केयर बाई 24, तो फाइनली अपने पास आ गया एम ए स्केयर बाई 12। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया किसी स्क्वायर प्लेट के लिए, और जहाँ पर हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रहा है, उसके डायगोनल से पास हो रहा है। ठीक है। अब आप कहोगे सर रेक्टेंगुलर के लिए क्या होगा, तो रेक्टेंगुलर के लिए भी इसी तरह से हो जाएगा। देखिए अभी हमने जो एच की वैल्यू कैलकुलेट की है, एच की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर दोनों साइड ए ए ले रहे हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर रेक्टेंगुलर होता तो क्या यहाँ पर दोनों साइड ए होता, आप कहते नहीं होता, तो आप क्या कहते ये किसके भी बराबर होता, ए बी के बराबर होता। तो आप इसका जो डायगोनल निकालते वो किसके बराबर आता, आप कहते सर ये बराबर होता अपना अंडर रूट्स ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर के बराबर होता। तो आपकी जो एच की वैल्यू है वो किसके बराबर होती, एच की वैल्यू होती आपका अंडर रूट्स ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर बाई 2 के बराबर आती ना। तो अब जरा मुझे बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, तो आप कहते आई इक्वल्स टू, यहाँ मास तो सेम एम बाई 2 ही रहता। ठीक है। एच स्केयर होता साथ में, एच स्केयर की वैल्यू क्या होती अपना अंडर रूट्स ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर बाई 2 होता, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ ए स्केयर प्लस बी स्केयर बाई 2 होता। ठीक है। इसके अलावा और क्या था, बाई 6 था ना, तो ये हमारा 6 और लगा दिया। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे पार्ट के लिए और होता, दूसरे पार्ट के लिए और होता ना, तो इन दोनों को हम ऐड करके डायरेक्टली यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स ही तो हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ से आई है वो किसके बराबर आता है आपका एम बाई, यहाँ पे 2 की जगह 4 आएगा ना, इसका स्केयर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ अपना आ जाएगा 624 ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है। तो ये अपना किसके लिए आ गया, किसी रेक्टेंगुलर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। दोस्तों इसी प्रॉब्लम को कुछ और मजेदार बनाने के लिए एग्जामिनर आपको कह सकता है कि अगर हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो अगर यहाँ से पास हो रहा हो, तो उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करोगे, देखिए स्क्वायर प्लेट है, तो इसकी जो साइड है उसकी लेंथ हमें पता है कितनी है, ए है। तो इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आप कहेंगे एम ए स्केयर बाई 12। ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मान लेते हैं ये आई होगा। ठीक है। तो आई और ये किससे पास हो रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे आई सी। तो आई और आई सी में क्या रिलेशन है, आप कहोगे आई इक्वल टू आई सी प्लस डिस्क का टोटल मास कितना है एम, और ये दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, आप कहोगे डी के बराबर। तो आपका आ जाएगा एम डी स्केयर के बराबर। ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि आई सी की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे एम ए स्केयर बाई 12 के बराबर हो गया। अब जरा डी की वैल्यू क्या है वो बताइए। तो देखिए ये वाली लेंथ ए है, ये वाली लेंथ ए है, तो यहाँ पर जो ये आ रही है ये अंडर 2 ए है, तो डी की वैल्यू आ गई ए बाई अंडर 2। ठीक है ना। तो जरा वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना डी की जगह ए बाई अंडर 2, तो ए स्केयर बाई 2 ही हो जाएगा ना। ठीक है। तो यहाँ से अपना जो आई की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस एम स्केयर बाई 2। तो यहाँ से हमें क्या कॉमन लेना है, 12 एम ए स्केयर, ये हो गया अपना 1 प्लस 6, 1 प्लस 6 ही आएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 7 एम ए स्केयर बाई 12। ठीक है। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम दे रखी हो, अगर हमें बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानकारी है तो हम उस प्रॉब्लम को बड़े ही आराम से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों मोमेंट ऑफ इनिशिया से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम है जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास में कोई एक इलिप्टिकल प्लेट है, जिसमें ये वाली जो इसकी साइड है उसकी लेंथ आपको दी गई है बी। ठीक है। तो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, एम बी स्केयर बाई 4, एम बी स्केयर बाई 4। अगर ये वाली साइड है इसकी लेंथ आपको दे दी जाए ए। ठीक है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा एम ए स्केयर बाई 4। तो जरा मुझे बताओ कि अगर कोई एक रोटेशन एक्सिस है वो इस जो अपना इलिप्टिकल प्लेट है, इलिप्टिकल प्लेट कैसी दिख रही है 2 डायमेंशन में ऐसी कुछ। ठीक है। इस इलिप्टिकल प्लेट के परपेंडिकुलर हो, यानी कि इस डायरेक्शन में हो, तो उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो आप किस तरह से प्रॉब्लम सोल्व करोगे, ये अपना हो गया आई एक्स एक्स, ये अपना हो गया आई वाई वाई, तो ये वाला क्या इसके बराबर होगा आई जेड जेड। ठीक है। हमेशा याद रखना है कि आई एक्स एक्स आई वाई वाई है वो प्लेन के अंदर होगा, और प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, आई जेड जेड होगा। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमेशा 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है ना। तो यहाँ से जो आई जेड जेड है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, अपना आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के बराबर होगी, होगी ना। तो बताइए जरा आई जेड जेड की वैल्यू किसके बराबर आएगी, आप कहेंगे एम ए स्केयर बाई 4 प्लस एम बी स्केयर बाई 4। ठीक है ना। ये हो गया अपना एम बाई 4 ए स्केयर प्लस बी स्केयर। दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमारे सामने कोई एक क्यूब दे रखा है जिसकी किसी एक एज की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है ए।
हमारा जो क्यूब है उसका मास हमें दे रखा है m। तो उस कंडीशन के अंदर अगर कोई एक्सिस है उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होता है, हमने कैलकुलेट किया है अपनी लास्ट वीडियो में, ma²/6। ठीक है ना। परंतु इसी में कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है वो हमसे पूछी जा सकती है, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो एज लाइन से पास हो रहा हो, यानी कि यहाँ से पास हो रहा हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अगर हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो फेस लाइन से यहाँ से यानी फेस डायगोनल से पास हो रहा हो तो उस कंडीशन के अंदर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अगर हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो बॉडी डायगोनल से पास हो रहा हो तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, तो सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारी एज लाइन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो जरा बताइए हमारा एज लाइन के लिए क्या कंसेप्ट यूज करेंगे। हम जानते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास से जो ये हमारी रोटेशन एक्सिस पास हो रही है, ये एक्सिस और जो एज से पास हो रही है एक्सिस, ये एक दूसरे क्या है, समानांतर है। तो यहाँ पर हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो हमें क्या बताती है, I = IC प्लस क्यूब का मास m और दोनों एक्सिस के बीच के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, मान लेते हैं r, तो ये हो गया mr²। ठीक है ना। अब जरा मुझे क्यूब के लिए बताइएगा, अगर ये वाली लेंथ है आपकी a है, ये वाली लेंथ है a है, तो जरा ये वाली लेंथ क्या है, तो आप कहोगे ये वाली लेंथ है √2a। ठीक है, तो इसकी जो हाफ है, ये हाफ ये किसके बराबर होगी, तो ये आप कहोगे a/√2, तो r की वैल्यू अपने पास में आ गई a/√2। ठीक है ना। तो जरा मुझे बताइए कि यहाँ पर I = IC की वैल्यू कितनी है, IC की वैल्यू है ma²/6, ma²/6 प्लस mr²। mr² की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपना a²/2। ठीक है ना। ठीक है, तो इसको थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं। तो मेरे पास में आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ma² कॉमन आ गया अपना, बचा क्या 1/6 प्लस 1/2, यहाँ से आप लघुत्तम लोगे तो यहाँ गया 1 + 3 यानी कि ये बच गया ना 4। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, I = 4ma²/6। तो इसको आप काटेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 2/3 ma²। तो यहाँ से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने पास में आ गया है कि अगर कोई रोटेशन एक्सिस है वो उसके सेंटर ऑफ मास से यहाँ से बीच में से पास हो रही है तो उसके रिस्पेक्ट में अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, m²/6। बट क्या है कि अगर कोई भी अगर रोटेशन एक्सिस है उसकी एज लाइन से अगर पास हो रहा हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर आ जाएगा, I = 2/3 ma²। ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके बाद में हम देखते हैं हमारा जो फेस डायगोनल और जो बॉडी डायगोनल है उसके रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो क्यूब है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है ना। तो देखिए अभी तक हमने जो दो थ्योरम पढ़ी है, हमारा जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और हमारा जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उन दोनों थ्योरम की हेल्प से अगर इन प्रॉब्लम को सोल्व करें तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी लेंथी होने के कारण कुछ और नए कंसेप्ट है जिनको हमें सीखना पड़ेगा, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा ताकि इस तरह की जो बहुत ही टफ जो प्रॉब्लम होती है उनको भी हम आसानी से सोल्व कर पाएँ। ठीक है ना। तो एक बार के लिए इसे मैं यहीं पर होल्ड करता हूँ, स्किप करता हूँ, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इस पहले कंसेप्ट को सीखें फिर इन प्रॉब्लम को सोल्व करें। ठीक है। बाकी एक चीज़ आपको याद रखनी है कि किसी भी क्यूब के अंदर अगर जो हमारा रोटेशन एक्सिस है उसके सेंटर ऑफ मास से अगर पास होता है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा ma²/6 ही रहेगा। ठीक है, परंतु ma²/6 ही क्यों आता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे। ठीक है, फिर भी किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है ना। सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि कोई सॉलिड स्फीयर है, ये 3 सॉलिड स्फीयर हमें दे रखे हैं जिनके मास है कैपिटल M और उनकी रेडियस है वो हमें दे रखी है r। ठीक है, और ये हमारा है रोटेशन एक्सिस। तो इस रोटेशन एक्सिस के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो ये सिस्टम है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है ना। तो किस तरह से ये प्रॉब्लम सोल्व करोगे, देखिए सबसे पहले एक आप चीज़ देखिएगा कि हमारा जो ये फर्स्ट और जो सेकंड है स्फीयर, इसके लिए आप क्या देख रहे हो, इसके लिए देख रहे हैं कि हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो उसको स्पर्श करते हुए जा रहा है, स्पर्श करते हुए जा रहा है ना इस तरह से। जबकि हमारा जो ये थर्ड जो स्फीयर है इसके लिए जो हमारा रोटेशन एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रहा है, उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ठीक है ना। तो हम जानते हैं जब भी किसी सॉलिड स्फीयर के सेंटर ऑफ मास से कोई रोटेशन एक्सिस पास होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बताइए जरा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr²। ठीक है। अगर क्या हो कि जब हमारा जो सॉलिड स्फीयर है उसको स्पर्श करते हुए कोई रोटेशन एक्सिस पास हो तब उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इस रोटेशन एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर होगा, IC, यानी कि उसके सेंटर ऑफ मास से जो पास होने वाला रोटेशन एक्सिस। ठीक है, और ये I उसके लिए I ही होगा।
तो इस आई की वैल्यू किसके बराबर होगा, वो होगा अपना आई सी प्लस एम डी स्केयर। और डी क्या है, दोनों रोटेशन एक्सिस के मध्य की दूरी। ये हमारा आई सी से जो पास हो रहा है और ये जो अपना आई है। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट की, क्या आती है इसकी वैल्यू 7/5 एम आर स्केयर। ठीक है, तो अब जरा आप समझिए कि इस वाले जो अपना स्फेयर है उसके लिए क्या होगा, 7/5 एम आर स्केयर। सेकेंड जो स्फेयर है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 7/5 एम आर स्केयर। ठीक है, थर्ड जो स्फेयर है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 एम आर स्केयर। ठीक है ना, तो इस पूरे सिस्टम का जो टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर इनको जोड़ दीजिए आपस में। बिल्कुल, इनको जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो इनका टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास में क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू 7/5 एम आर स्केयर प्लस ये हो गया 7/5 एम आर स्केयर प्लस 2/5 एम आर स्केयर। तो देखिए यहाँ पर एम आर स्केयर बाई 5 है, ये तो आ गया कॉमन, 1/5 एम आर स्केयर तो कॉमन आ गया। बाकी सबको ऐड करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 7 + 7 + 2, तो यहाँ आ गया 16 आ गया ना। तो ओवरऑल वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी, 16/5 एम आर स्केयर। क्या किसी को कोई डाउट है इसमें? डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि तीनों जो स्फीयर हैं आपके, इनके मास है कैपिटल एम और इनकी रेडियस है आर। तो उस कंडीशन में हमारा जो रोटेशन एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो हमारा यहाँ जो फर्स्ट स्फीयर है और जो सेकंड स्फीयर है उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आप बड़े ही आराम से कहोगे। सॉलिड स्फीयर है तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 2/5 एम आर स्केयर, इसका भी हो गया अपना 2/5 एम आर स्केयर। परंतु हमारा जो थर्ड स्फीयर है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो जरा बताइए क्या होगा। ये हो गई हमारी रोटेशन एक्सिस। ठीक है, और ये है हमारा स्फीयर जिसकी रेडियस कितनी है, आपको आर दे रखी है। तो जरा मुझे बताइए इसके रिस्पेक्ट के अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो आप कहेंगे कि इसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई सी। तो आई और आई सी में रिलेशन क्या है, आप कहेंगे आई है वो बराबर होगा आई सी प्लस एम डी स्केयर, जहाँ डी क्या है, दोनों के मध्य की परपेंडिकुलर जो दूरी है वही तो है, ये हमारा होगा डी। ओके, अब आई सी की वैल्यू कितनी है वो तो हमें पता है, कितनी है 2/5 एम आर स्केयर। परंतु डी की वैल्यू क्या है वो हमें पता नहीं है। तो डी की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करोगे, तो देखिए यहाँ पर हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है। इनके सभी के सेंटर अगर हम आपस में मिलाते हैं, आपस में मिलाओगे तो यहाँ पे आपके सामने बनेगा ये ट्राइंगल, बनेगा ना ट्राइंगल। अगर इस ट्राइंगल में देखा जाए तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये किसके बराबर होगी, दोनों को सेंटर को आपस में मिला रहे हो ना, तो इनकी लेंथ आ गई 2r के बराबर। ठीक है ना, और ये वाली जो लेंथ है ये किसके बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, आप कहोगे ये वाली लेंथ है वो है अपनी r के बराबर। तो जरा मुझे बताओ कि ये वाली जो लेंथ है आपकी, ये किसके बराबर होगी, ये वाली लेंथ किसके बराबर होगी। तो इसको ट्राइंगल को फिर से बनाते हैं और आप देखते हो कि ये वाली जो लेंथ है वो 2r है और ये वाली लेंथ है वो r है। ठीक है, ये वाली लेंथ है वो अपनी है डी। डी की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे कि भाई डी स्केयर प्लस आर स्केयर ये किसके बराबर होगा, 2r स्केयर के बराबर होगा, पाइथागोरस से अपने जानते हैं। तो ये 4r स्केयर हो गया। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे √3r, हो गया ना। इस √3r की वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी, यानी कि 2/5 एम आर स्केयर प्लस एम, डी की वैल्यू क्या है, √3r है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 3r स्केयर हो जाएगा ना। इसको थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो ये आपका आ गया 17/5 एम आर स्केयर। यहाँ से दोस्तों हमारे पास में तीनों ही हमारे जो स्फीयर है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है। इसका आ गया अपना 70/5 एम आर स्केयर। तो इस सिस्टम का जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर होगा, तीनों को ऐड कर दीजिएगा, 2/5 एम आर स्केयर प्लस 2/5 एम आर स्केयर, यानी कि कितना हो गया 4/5 एम आर स्केयर। ठीक है, इसका कितना है 17/5 एम आर स्केयर, कितना हो गया 21/5 एम आर स्केयर। ठीक है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि हमारा जो स्फीयर है उसका मास है कैपिटल एम, उसकी रेडियस है आर, और जो हमारा रोटेशन एक्सिस है वो बिल्कुल इन तीनों स्फीयर के सेंटर में से पास हो रहा है। तो इस रोटेशन एक्सिस के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या बनेगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये हमारा है स्फीयर। ठीक है, इस स्फीयर से कुछ दूरी के ऊपर हमारा ये रोटेशन एक्सिस है। ठीक है, तो इस रोटेशन एक्सिस के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा। तो हम जानते हैं हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कि अगर किसी तरह से हमारा जो स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर से जो पास हो रही एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में हमें हमारे पास में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आ जाए, तो हम जो आई की वैल्यू है वो बता सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आई है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है आई सी
प्लस दोनों रोटेशन एक्सिस के मध्य की परपेंडिकुलर दूरी। इस दूरी को मैं मान लेता हूँ कितनी है, x है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, mx स्क्वायर। परंतु क्वेश्चन में x तो आपको दे नहीं रखा है, आपको क्या दे रखा है, सिर्फ r के बारे में दे रखा है। तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करोगे? तो देखिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम थोड़ी सी ज्योमेट्री है उसको इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे कि हमारे जो तीनों स्फीयर हैं उनको अगर सेंटर से मिला दें, तो सेंटर से मिला देंगे तो हमारे पास में यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है, आप देख पा रहे हो। ओके, ये ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल की जो तीनों लेंथ है वो किसके बराबर होगी? आप कहेंगे ये वाली जो है इसकी रेडियस r के बराबर है, ये वाली भी रेडियस r के बराबर है, यानी कि इधर वाली जो लेंथ है वो 2r है, ये वाली भी लेंथ है वो 2r के बराबर है, और ये वाली साइड है उसकी लेंथ भी 2r के बराबर है। जब किसी ट्राइंगल की तीनों लेंथ बराबर होती है तो आप क्या कहते हैं कि उनके मध्य का जो एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को डाउट होगा नहीं? ठीक है, अब जरा मुझे ये बताइए कि यहाँ पर इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली जो लाइन है वो किसके बराबर है? आप कहोगे x के बराबर है, क्योंकि अपनों ने x मानी है इसको। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताइए कि कोई भी एक ट्राइंगल है, उसके ऊपर जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये अपनों ने एक स्पर्श रेखा खींची, ठीक है, तो ये उसकी त्रिज्या के साथ में, उसकी रेडियस के साथ में कितना एंगल बनाती है? आप कहोगे एंगल बनाती है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का बनाती है ना, तो यहाँ से जब हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे इस ट्राइंगल के ऊपर, तो ये कितना एंगल बना रही है? आप कहोगे यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बन रहा है ना? अगर टोटल एंगल है यहाँ पर है कितना, 60 डिग्री का, तो यहाँ से जो सिर्फ इधर वाली साइड का जो एंगल बन रहा है वो किसके बराबर होगा? आप कहोगे 30 डिग्री के बराबर आएगा। आएगा ना? तो यहाँ अपने पास में एक ट्राइंगल बन गया। जरा देखिए इसको, इधर वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर है? आप कहोगे r के बराबर। ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ किसके बराबर है? हमें पता नहीं। ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर है? आप कहोगे x के बराबर। ठीक है ना, इनके मध्य एंगल कितना बनना है? यहाँ 90 डिग्री का है और यहाँ है अपना 30 डिग्री का। ओके, तो क्या आप मुझे अब x की वैल्यू बता सकते हो, जब आपके पास में कर्ण है और अपना आधार है? ठीक है, तो आधार बटे कर्ण है वो किसके बराबर होता है? तो आप कहोगे cos 30 है वो बराबर आ जाएगा r बाई एक्स के। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आप कहोगे r बाई cos 30 के। ठीक है ना, r बाई cos 30 के आ गए। अब cos 30 की वैल्यू किसके बराबर होती है? cos 30 की वैल्यू होती है अपना √3/2 के बराबर। ठीक है ना, तो √3/2 रखोगे तो ये आपका आ गया 2r/√3। ओके, ये वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो आपके पास में i की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले आई सी की वैल्यू कितनी है? किसी भी सॉलिड स्फीयर के सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास होती है उसके रिस्पेक्ट में 2/5 mr²। ठीक है, फिर m x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2r/√3 है, तो यहाँ रखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4r² 3 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, mr² तो कॉमन आ गया। ठीक है, 2 भी कॉमन आ रहा तो ले लीजिए इसको। तो यहाँ से आ जाएगा 1/5 प्लस इसके अलावा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2/3। क्या किसी को डाउट है? डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, बाकी कंसेप्ट अगर सीख लिया आप लोगों ने तो फिर डाउट भी नहीं रहेगा। आई कोस टू किसके बराबर आ जाएगा, 2/mr²। यहाँ से लघुत्तम लेके सोल्व करोगे तो 15 3 प्लस 10 क्या हो गया 13, तो ये अगर 26/15। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिनको हम सीखेंगे, ताकि कुछ और अच्छी प्रॉब्लम है जिनको हम अच्छे से सोल्व कर पाएँ। ठीक है, आज की इस वीडियो में आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।